जब इस दुनिया के सबसे ठगे इंसान को मिल जाती है एक ऐसी पावर जिससे कि वो समय को कभी भी रोक सकता है, तो आपको क्या लगता है वो इस पावर का कैसे इस्तेमाल करेगा और कैसे इस दुनिया में ठरक फैलाएगा? ये सब आपको इस कहानी में पता चलेगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट तोमोकी आराम से सनी लियोनी के सपने देखते हुए बिस्तर पर सो रहा होता है। तभी उसके बचपन की दोस्त मित्सुकी उसे स्कूल के लिए जगाने आती है। मित्सुकी उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तोमोकी उठने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तो वो गुस्से में आकर उसका ओढ़ा हुआ चद्दर खींच लेती है। जैसे ही वो उसके चद्दर को खींचती है तो उसे उसके अंदर तोमोकी का चूहा देखने को मिलता है, जिसे देखकर मित्सुकी की चीख निकल जाती है। यहाँ पर मित्सुकी की चीख सुन के तोमोकी भी उड़ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो मामला गर्म हो रखा है। तो मित्सुकी को वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मित्सुकी को लगता है कि उसका औजार उसी को देख के सलामी दे रहा है। तो वो गुस्से में आके तोमोकी के गाल पे सितार बजा देती है, जिससे कि तोमोकी का आज का दिन तो बहुत अच्छा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर तोमोकी आसमान की तरफ देखते हुए भी सनी लियोनी के सपने के बारे में सोच रहा होता है कि भाई कितना ज्यादा अच्छा सपना आ रहा था, लेकिन मित्सुकी की बच्ची ने मेरा सपना तोड़ दिया। तभी वो वापस से सपना देखने के लिए सो जाता है। यहाँ पर वो सपने देखते हुए एक परी को देखता है जो कि उसे छोड़ते हुए जा रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सपना उसे बचपन से ही आ रहा होता है, जिसकी वजह से तोमोकी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे देख के मित्सुकी उससे कहती है, तुम्हें वापस से वही सपना आया ना, तुम इसका इलाज क्यों नहीं कराते? जाओ डॉक्टर को दिखाओ जाके। डॉक्टर का नाम सुन के तोमोकी उससे कहता है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। इस पे मित्सुई कहती है, तो सुगासा के पास चली जाओ ना, वो डॉक्टर से कम है क्या? इस पे तोमोकी कहता है कि उसके पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। एक बार मैं गया था, उसने ऑलमोस्ट मेरे अंदर डाल ही दिया था, लेकिन मैं भाग गया। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा वरना सुबह का याद है ना। इस पर तोमोकी डरते हुए उससे कहता है कि ठीक है भैया, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों सुगासा के लैब में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मित्सुकी तोमोकी की प्रॉब्लम के बारे में सुगासा को बता देती है। उसकी प्रॉब्लम को सुन के सुगासा समझ जाता है कि आखिर तोमोकी को क्या हुआ है। तो वो यहाँ पर तोमोकी से कहता है कि यहाँ आओ और इसे देखो। तो तोमोकी उसके हाथ में पकड़ी हुई डॉल के स्कर्ट के नीचे देखने लगता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर नहीं देखना, स्क्रीन में देखो आके। तो यहाँ पर तोमोकी उसकी स्क्रीन में देखता है, जहाँ पर उसे वर्ल्ड मैप पर एक ब्लैक स्पॉट देखने को मिलता है, जिसे देख के तोमोकी को कुछ भी समझ नहीं आता। तो यहाँ पर सुगासा उसके ऊपर साइंटिफिकल फैक्ट्स को फेंक के मारता है, जो कि तोमोकी के सर के ऊपर से निकल जाता है। लेकिन उसे इतना समझ आता है कि ये जो ब्लैक स्पॉट है वो किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल है, जो कि कहीं ना कहीं उसके सपने से कनेक्टेड है। यहाँ पर सुगासा उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें इसका इलाज चाहिए तो मुझे तोमोकी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे। एक्सपेरिमेंट का नाम सुन के तोमोकी की फट जाती है और वो सोचने लगता है कि इसने इस बार भी मेरे ऊपर चांस मारने का मौका ढूंढ ही लिया। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो वो यहाँ से भाग जाता है। वो भाग के डायरेक्ट 200 साल पुराने चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आसमान में तारों को देखने लगता है। तभी उसके पास सुगासा का कॉल आता है और सुगासा उससे कहता है कि तोमोकी जल्दी से वहाँ से हटो, वहाँ पर पोर्टल खुलने वाला है। जब तक तोमोकी वहाँ पर कुछ कर पाता तभी वो पोर्टल उसके सर के ऊपर खुल जाता है और उसमें से एक फायर बॉल निकलता है, जो कि जमीन में आके एक बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट कर देता है। जैसे ही तोमोकी उस गड्ढे के अंदर देखता है तो उसमें उसे एक एंजल देखने को मिलती है, जिसे देख के भैया उसका खड़ा हो जाता है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उस पोर्टल में से कुछ मलबा और गिरने लगता है, तो जिससे बचने के लिए तोमोकी वहां से भागने लगता है। तभी उसके अंदर एक इंसानियत जाग आती है उस लड़की को बचाने की। अब आप उसे इंसानियत कहें या ठरक, कुछ तो जागता ही है। तो वो यहाँ पर उस लड़की को बचाने के लिए जाता है। जैसे ही वो उस लड़की को बचा रहा होता है तभी उस पोर्टल में से एक बहुत बड़ा पिलर निकलता है और उसके ऊपर गिर जाता है। जैसे उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि यार वो तो बच चुका है, उस एंजल ने उसे बचा लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से उस एंजल की गर्दन से एक चैन निकलती है और तोमोकी के हाथ में आ जाती है। यहाँ पर वो एंजल तोमोकी को जमीन पे उतार देती है और उससे कहती है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई है, आज से मैं तुम्हारी गुलाम हो गई। ये कहते ही यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाती है और हमें सुबह की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर तोमोकी अपने बिस्तर से उठता है और सोचने लगता है कि क्या वो सपना था। तभी वो अपने आजू बाजू देखता है तो उसे देखने को मिलता है कि वो लड़की मतलब एंजल वहीं पर बैठी हुई है। तो वो कहता है अरे यार ये सपना नहीं था, ये सच था। तभी वो एंजल उसके पास आती है और उसे बताती है कि मेरा नाम इकरस है, मैं आपकी गुलाम हूँ, आप जो मुझसे मांगेंगे मैं आपको दूंगी। यहाँ पर तोमोकी का ध्यान उसकी बातों पे नहीं होता है, उसके बलून्स पे होता है। तभी वो अपना ध्यान वहाँ से हटाता है और कहता है अच्छा
तुम्हें ऐसा लगता है कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रही हो, तब भी ठीक है। वैसे तो इंसान की हमेशा इच्छा होती है रुपए पैसे। इतना सुनते ही जो इकरस होती है वो अपने पास से एक डिवाइस निकालती है और उसमें बहुत बड़ा अमाउंट लिख देती है। जैसे ही वो उस अमाउंट को लिख के एंटर करती है वैसे ही तमाकी के ऊपर बहुत सारी हरी हरी पत्तियां नोटों की गिरने लगती है। जैसे ही वो उन्हें चेक करता है तो वो कहता है अबे ये तो सही में असली नोट है। तो फिर वो इकरस से उस डिवाइस को छीन लेता है और उसे समझने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो अपना पूरा दिमाग लगा देता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो इकरस के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरी सही में सारी विशेष को पूरा कर सकते हो। जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं आपकी सारी विश को पूरा कर सकती हूँ। इसे सुन के तमाकी के दिमाग में एक खिचड़ी पकने लगती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मित्सुकी अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और वहीं पर तमाकी और इकरस इनविजिबल होके उसे कपड़े बदलते हुए देखते हैं। यहाँ पर इकरस तमाकी से पूछती है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है मैं इस दुनिया के सारे मर्दों का सपना पूरा कर रहा हूँ। यहाँ पर उसे कोई देख नहीं पा रहा होता है तो वो मित्सुकी के पीछे जाता है और उसके बलून को दबा देता है जिससे कि मित्सुकी बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भैया अब बंदर के हाथों में लग चुकी होती है मसाल और वो आग लगाने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर हमारा बंदा मजे मजे से पूरे शहर में घूम रहा होता है नाचते हुए और फिर वो अपने डिवाइस से एक वॉच बनाता है जिससे कि वो समय को रोक देता है और फिर अपने सारे कपड़ों को उतार के पूरे शहर में घूमता है और कहता है ये देखो मैं तो मजे मार रहा हूँ। और उसके बाद वो अपनी क्लासरूम की सारी लड़कियों की अंडरवियर्स को एक हुक की मदद से कलेक्ट कर लेता है। अब इतना ज्यादा सामाजिक कार्य करने के बाद हमारा बंदा बहुत ज्यादा ही थक जाता है तो रात को वो आराम से भर पेट खाना खाता है। तभी इकरस उससे कहते हैं कि मास्टर आप कोई ऑर्डर। जिस पे वो मजे मजे में इकरस से कह देता है कि अब तुम अपने कपड़े उतार दो। तो यहाँ पर इकरस सीरियस हो जाती है और उसी के सामने अपने सारे कपड़े उतारने लगते हैं जिसे देख के तमाकी के धुएं निकल जाते हैं। यहाँ पर तमाकी अपनी आंखें सेकने के बाद आराम से सो जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे की सीन देखते हैं जहाँ पर मित्सुकी तमाकी को स्कूल के लिए जगाने के लिए आई होती है। जैसे ही तमाकी मित्सुकी के पास पहुंचता है वैसे ही वो देखता है कि मित्सुकी तो गेट पे होती नहीं है, सिर्फ उसके कपड़े पड़े होते हैं। तभी इकरस उसके पीछे आती है और उससे कहती है कि मास्टर मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया। जिस पे वो कहता है कैसा ऑर्डर। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि तमाकी ने नींद में इकरस को सबको गायब करने का ऑर्डर दे दिया होता है, इसीलिए इकरस ने पूरी दुनिया के लोगों को गायब कर दिया है। यहाँ पर तमाकी पूरे शहर को चेक करने लग जाता है लेकिन उसे कोई भी कहीं भी नहीं मिलता है। इससे वो समझ जाता है कि एक ग्रेट पावर के साथ एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, लेकिन वो इस चीज को समझ नहीं पाया। तो वो एक जगह बैठ के बहुत ज्यादा ही परेशान होता है और इकरस से कहता है कि क्या तुम इस ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते हो। जिस पे वो कहते हैं कि नहीं मैं इस ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकती हूँ। और इकरस उससे पूछती है कि क्या मैंने गलत कर दिया और मुझे भी गायब हो जाना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि हाँ। तो यहाँ पर इकरस एक डिवाइस बनाती है और अपने आप को मारने वाली होती है कि तभी तमाकी उसे रोक लेता है और उससे कहता है प्लीज तुम तो मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है मेरा, प्लीज इस ऑर्डर को तो कैंसिल कर दो। ये कहते हुए वो रोने लगता है। उसे रोते हुए देख के इकरस यहाँ पर पिघल जाती है और उसे गले से लगाते हुए कहती है कि ठीक है मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करती हूँ। और इकरस पहली बार अपने एक जादू का यूज करती है और समय को एक दिन पीछे कर देती है जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पर तोकुमी वापस से उठता है और इकरस उसे सब कुछ बता देती है जिससे खुश होकर तोकुमी इकरस को थैंक यू कहता है। तभी उसकी नजर इकरस के गले पे पड़ी हुई चैन पे पड़ती है तो वो उससे कहता है क्या ये चैन हट नहीं सकती, बड़ी अजीब लगती है। जिस पे इकरस मना कर देती है तो वो उसके ऊपर चढ़ के उस चैन को हटाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर मित्सुकी आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है। यहाँ पर मित्सुकी कुछ गलत समझ लेती है और तोकुमी को बहुत बुरी तरीके से मारती है और पूछती है आखिर ये लड़की कौन है। जिस पे वो उसे इकरस के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन मित्सुकी उसकी एक भी बातों पर विश्वास नहीं मानती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो तोमकी भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे स्कूल तक आ जाता है। यहाँ पर सब बच्चे इकरस को देख के बहुत ज्यादा ही हैरान होते हैं। तो तोकुमी इकरस को लेके एक खाली कमरे में आ जाता है और अपने सारे दोस्तों को भी वहाँ पर बुला लेता है ताकि वो इकरस को उनसे इंट्रोड्यूस कर सके। इकरस को इंट्रोड्यूस करने के बाद वो उसे घर जाने के लिए कहता है क्योंकि कुछ देर में ही उन लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। तो इकरस जाने से पहले तोकुमी को एक कार्ड दे के जाती है ताकि वो जरूरत के समय कोई विश मांग सके। तभी वहाँ पर क्लास की बेल बज जाती है और ताकुमी बिना उस कार्ड का यूज जाने उस कार्ड को लेके चला जाता है। फिर हम देखते हैं ताकुमी अपनी क्लास में बैठ के अपने ख्वाबों में खोया होता है कि तभी लंच की बेल बज जाती है और वहाँ पर मित्सुकी आ जाती है।
मित्सुकी उसे लंच के लिए बुलाने आई होती है। तो यहाँ पर ताकुमी उसके साथ लंच के लिए जा ही रहा होता है कि तभी ताकुमी का पैर फिसल जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। जैसे ही वो ज़मीन पे गिरती है तो उसकी स्कर्ट ऊपर हो जाती है और वो नज़ारा ताकुमी देख लेता है। यहाँ पर ताकुमी उस नज़ारे को देख के सोचता है कि काश इसने अंडरवेयर नहीं पहनी होती तो मज़ा ही आ जाती। उसके इतना कहते ही वहाँ पर मित्सुकी की अंडरवेयर अपने आप उतर के हवा में उड़ने लगती है। इस चीज को देख के सब लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तभी तोकुमी का जो कार्ड होता है वो चमकने लगता है। जैसे ही तोकुमी उस कार्ड को बाहर निकालता है तो वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये सब इस कार्ड की वजह से हो रहा है। तभी मित्सुई उसके पीछे अपना चाटा लोड करके खड़ी होती है और उसे बहुत ज्यादा ही मारती है। मार खाने के बाद तोकुमी उसे एक खाली कमरे में ले जाता है ताकि वो एक नई अंडरवेयर को पहन सके। यहाँ पर मित्सुई अंडरवेयर को पहनने की कोशिश तो करती है लेकिन वो अंडरवेयर खिड़की तोड़ के बाहर उड़ जाती है। फिर वो तोमोकी की पैंट भी पहनने की कोशिश करती है लेकिन वो भी आसमान में उड़ जाती है। यहाँ पर सुगासा उसे बहुत तरीके के कपड़े देता है ताकि वो अपने खजाने को छुपा सके, लेकिन जैसे ही वो उसे पहनने की कोशिश करती है वो सब उसके हाथ में आते ही आसमान में उड़ जाते हैं। इस चीज को देख के मित्सुई बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब वो कभी भी अंडरवेयर नहीं पहन पाएगी। इस चीज को सुन के तोमोकी के अरमान खड़े होने लगते हैं। तभी वो अपने अरमानों को काबू में रखता है। तभी उसके पास सुगासा आता है और उससे कहता है तुम्हें इस कार्ड से एक और विश मांग लेनी चाहिए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। तो यहाँ पर तोमोकी उस कार्ड से एक और विश मांगता है। तभी उसके हाथ में एक हथकड़ी आ जाती है जिसे देख के उसके अंदर का ठरक जाग उठता है और वो बिना सोचे समझे मित्सुकी के पास जाके उस हथकड़ी को उसे पहना देता है और उसके बाद वो एक अच्छी सी स्माइल देता है। इस पर मित्सुई कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, अब मैं अपनी स्कर्ट को कैसे संभालूंगी अगर हवा आई तो। ये सुन के तोमोकी के दिमाग में आता है कि भाई मैंने ये क्या कर दिया। तभी वहाँ पर एक तेज हवा चलने लगती है और मित्सुई की स्कर्ट उड़ने ही वाली होती है और हमारे बंदे को उसका नजारा देखने को मिलने ही वाला होता है कि बीच में इकरस आ जाती है और हमारे बंदे के अरमानों पे पानी फेर देती है, जिससे कि तोमोकी सदमे में आ जाता है और इकरस को देख के कहता है इकरस अंडरवेयर, जिसे सुन के इकरस गलत समझ लेती है और उसे लगता है कि उसे सारी लड़कियों की अंडरवेयर चाहिए। तो उसकी ये विश को वो पूरा कर देती है और पूरे स्कूल में जितनी भी लड़कियां होती हैं उन सब की अंडरवेयर एक साथ टेलीपोर्ट करके तोमोकी के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि तोमोकी उनके नीचे दब जाता है। यहाँ पर तोमोकी उन अंडरवेयर्स को अपने पास रखना तो चाहता था लेकिन उसके सामने मित्सुकी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही बड़ी थी, इसीलिए वो इकरस से कहता है कि इन चड्डियों को वापस से टेलीपोर्ट कर दो। इसके बाद इकरस मित्सुकी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते हुए कहती है शायद तोमोकी ने एक ऐसी विश मांग ली है जिसके चलते जब तक मित्सुई उसके पसंद की अंडरवेयर नहीं पहनती है तब तक वो कोई सी भी अंडरवेयर नहीं पहन पाएगी। मतलब बंदा भी बहुत ज्यादा ही मस्त है। अब बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद वो लोग दो ग्रुप को बना लेते हैं और शॉप में जाके सभी प्रकार की अंडरवेयर्स को मित्सुकी के लिए ले आते हैं। फिर मित्सुकी धीरे धीरे करके उन सारी अंडरवेयर्स को ट्राई करती है लेकिन जैसे ही वो उन्हें पहनने की कोशिश करती है वो सारी अंडरवेयर पहले वाली अंडरवेयर्स की तरह हवा में उड़ती चली जाती हैं और उड़ती चली जाती हैं और मित्सुकी कुछ भी नहीं पहन पाती है। इससे मित्सुकी बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और तोमोकी से कहती है अबे साले तू कौन सी अंडरवेयर में मुझे देखना चाहता है बता। तभी इकरस मित्सुकी को एक अंडरवेयर दिखाती है जिसमें कि टेडी बना होता है और भाई वो सही में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। सॉरी ठरकपन सॉरी। अब बैक टू द टॉपिक वापस से। तो मित्सुकी उस अंडरवेयर को लेके ट्राई करने जाती है और यहाँ पर एक चमत्कार हो जाता है। वो अंडरवेयर मित्सुकी आराम से पहन लेती है और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद हम रात की सीन देखते हैं जहाँ पर तोमोकी और मित्सुकी आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर तोमोकी आराम से अपने बिस्तर से उठता है और बालकनी से बाहर के नज़ारे ले रहा होता है कि तभी वो देखता है आसमान में कि कल जितनी भी चड्डियाँ मित्सुकी के पास से हवा में उड़ के कहीं गायब हो गई थी वो वापस से तोमोकी के पास आ रही हैं और वो सारी चड्डियाँ तोमोकी के पास आके बरसने लगती हैं, जिसकी वजह से तोमोकी उनके नीचे दब जाता है। यहाँ पर तोमोकी बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होता है। तभी इकरस उसके पास आती है तो तोमोकी उससे इन चड्डियों के बारे में पूछता है तो इकरस बताती है कि शायद ये चड्डियाँ तुम्हें बहुत ज्यादा ही पसंद करने लग गई हैं, तभी वो पूरी दुनिया के चक्कर लगा के तुम्हारे पास वापस आ गई हैं। ये बात सुन के वो पहले तो कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो उन चड्डियों को गले से लगा लेता है और कहता है वाओ तुम मुझसे इतना ही ज्यादा प्यार करती हो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर तोमोकी उन चड्डियों से प्रेम भरी बातें कर ही रहा होता है कि तभी वो चड्डियाँ तोमोकी से दूरी बना लेती हैं और दूरी से फड़फड़ाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया होता है कि तोमोकी के पीछे मित्सुकी आई है और अपना चाटा लोड करके खड़ी हुई है। फिर मित्सुकी अपने चाटे को तोमोकी के ऊपर लॉन्च कर देती है जिससे कि वो दूर जाके गिरता है। फिर हम कुछ देर बाद की सीन देखते हैं जहाँ पर तोमोकी के पास सिर्फ चड्डियों के टुकड़े
ही पड़े होते हैं और उन चड्डियों की लाशों को देख के वो रो रहा होता है और कहता है वो लड़की कितनी ज़्यादा जालिम है, उसे मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। अभी तक इन चड्डियों के अंदर से लड़कियों की खुशबू भी नहीं गई है और उसने ये क्या कर दिया। यहाँ पर उसकी ये सब बातें मित्सुकी सुन रही होती है और वो उससे कहती है कि अब रोने से कोई फायदा नहीं। लेकिन तभी तोमोकी हंसने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर तोमोकी ने एक चड्डी छुपा के रखी होती है और वो चड्डी उसने मुकुट की तरह अपने सर पे पहनी होती है। इस चीज को देख के मित्सुकी उससे पूछती है कि क्या तुमने अभी भी चड्डियां छुपा के रखी हैं, जिस पे वो कहता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर मित्सुकी को उस पर शक हो गया होता है, तो वो यहाँ पर इकरस से अपने लिए भी एक विशिंग कार्ड मांगती है ताकि वो जरूरत के समय एक विश मांग सके। फिर हम कुछ देर बाद मित्सुकी को देखते हैं जिसे कि तोमोकी के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, तो वो वहाँ पर अपने घर से चिल्लाते हुए तोमोकी से कहती है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई चड्डी है, अगर है तो बता दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ही बुरा होगा। लेकिन यहाँ पर तोमोकी आराम से अपने घर पे लेटा होता है और वो उससे चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुमने सब कुछ फाड़ दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि तोमोकी अपने बिस्तर के नीचे से एक चमचमाती हुई चड्डी निकालता है और उसे खींचते हुए कहता है कि वाह, मैंने तुम्हें बचा के रखा है, तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो। और तभी वो चड्डी अचानक से चमकने लगती है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि मित्सुकी ने इकरस से जो कार्ड लिया था उससे उसने विश मांगी थी कि अगर तोमोकी किसी भी चड्डी को देखता है तो वो तुरंत ब्लास्ट हो जाए। इस चीज को सुन के तोमोकी पहले तो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मित्सुकी से कहता है कि मित्सुकी, तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ा कीड़ा है। जैसे ही मित्सुकी उस कीड़े को देखने के लिए पीछे मुड़ती है, वैसे ही तोमोकी मित्सुकी की चड्डी को भी देख लेता है और तभी वहाँ पर एक बूम बम वाला धमाका होता है और हमारे बंदे को एक अच्छा सा नजारा देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पर तोमोकी जमीन में झुकते हुए अपने रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपने रूम का डोर खोलता है वैसे ही वो देखता है कि जीने पे बहुत सारी चड्डियां लटकी हुई हैं और जैसे ही उन चड्डियों को वो देखता है वहाँ पर एक एक करके सारी चड्डियां ब्लास्ट हो जाती हैं और यहाँ पर तोमोकी कैसे भी करके अपनी जान को बचा लेता है। इसके बाद वो अपनी आंखों में पट्टी बांध के अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने एक चड्डी आ जाती है जिसे कि वो देख तो नहीं पाता है, लेकिन उसे सूंघ लेता है और सूंघते ही वो चड्डी भी ब्लास्ट हो जाती है। तो फिर तोमोकी डिसाइड करता है कि अगर वो घर के अंदर से नहीं जा सकता है तो वो पीछे से जाएगा। यहाँ पर वो पीछे से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके गार्डन में बहुत सारी चड्डियां बिछी हुई हैं और जैसे ही वो उन चड्डियों को देखता है तो वो सारी चड्डियां एक एक करके ब्लास्ट होने लगती हैं, जिससे कि तोमोकी उड़ते हुए वापस से घर के अंदर हो जाता है। यहाँ पर इतनी मेहनत करने की वजह से उसका प्रेशर बन जाता है और वो सोचता है कि अब मैं पट्टी बांध के वॉशरूम के अंदर जाऊंगा। यहाँ पर वो पट्टी बांध के वॉशरूम के अंदर जाता है और अपनी पट्टी जैसे ही खोलता है तो वो देखता है कि उसने वॉशरूम में भी चड्डियां छुपा के रखी होती हैं और अब वापस से बूम बाम स्टार्ट हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हमें इकरस और मित्सुकी को दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर इकरस को ऐसा लगता है कि तोमोकी किसी मुसीबत में है तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मित्सुकी उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि चिंता मत करो, वो अपने आप को संभाल लेगा। इसके बाद वो अपने कपड़ों की शॉपिंग करते हैं और फिर वो लोग बैठकर बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर मित्सुकी इकरस से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, जिस पे इकरस कहती है कि नहीं, मैं अकेली हूँ। इस चीज को सुन के मित्सुकी उससे सॉरी कहती है और कहती है कि तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। मुझे पता है कि अकेला रहना कैसा होता है, क्योंकि जब मैं इस शहर में पहली बार आई थी तब मैं भी अकेली थी। और फिर हमें मित्सुकी का पास्ट दिखाया जाता है जब वो पहली बार इस सिटी में शिफ्ट हुई थी। उस दिन उसका बर्थडे था और वो अपने घर के बाहर खड़े होकर अपने दोस्तों का इंतजार कर रही होती है कि कोई ना कोई उसके पास आएगा, लेकिन उस दिन उसके बर्थडे पे कोई भी नहीं आता है। इसी वजह से मित्सुकी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वापस से अपने कमरे में जाने लगती है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो वो देखते है कि एक छोटा सा बच्चा उसी के बर्थडे पे उसी के केक को खा रहा होता है। तो वो जैसे ही देखती है तो वहाँ पर और कोई नहीं तोमोकी होता है और तोमोकी उसे बर्थडे विश करता है और उसे गिफ्ट के तौर पे एक छोटी सी मूंगफली देता है, जो कि वैसे तो बहुत ज्यादा ही छोटी होती है, लेकिन मित्सुकी के लिए ये बहुत बड़ा प्रेजेंट होता है, क्योंकि कोई तो है जो उसके बर्थडे में आया। और वो ये सोच के बहुत ज्यादा ही रोने लगती है और तभी से तोमोकी और मित्सुकी एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर फिर हम प्रेजेंट डे पे आते हैं, जहाँ पर इकरस को अभी भी लग रहा होता है कि तोमोकी किसी न किसी मुसीबत में है। फिर हमें तोमोकी को दिखाया जाता है जो कि उस चड्डी वाले घर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो भागते हुए दरवाजे की ओर जाता है ताकि वो उस दरवाजे को तोड़ के बाहर निकल सके। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ पहुंचता है वैसे ही मित्सुकी उस दरवाजे को खोल देती है और तोमोकी दरवाजे की जगह मित्सुकी से टकरा जाता है, जिस वजह से वो दोनों जमीन पे गिर जाते हैं और तोमोकी का मुंह
मुंह मित्सुकी की टांगों के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो उसकी चड्डी को देख लेता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से तोमोकी का पूरा घर उड़ जाता है। यहाँ पर तोमोकी मित्सुकी को उस धमाके से सही सलामत बचा लेता है। तभी मित्सुकी की आंख खुलती है और वो तोमोकी को उसको बचाने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन यहाँ पर तोमोकी का ध्यान उसकी बातों पे ना होके उसकी चमकीली टांगों पे होता है, जिससे कि उसके अरमान वापस से खड़े हो जाते हैं। इस बात को मित्सुकी आराम से नोटिस कर लेती है और फिर वो तोमोकी के गाल पे एक धोबी पछाड़ दे देती है। फिर हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर इकरस और तोमोकी अपने टूटे फूटे घर में बैठ के आराम से नाश्ता कर रहे होते हैं। यहाँ पर तोमोकी को बहुत ज्यादा ही गर्मी लग रही होती है, क्योंकि भाई उसका घर जो टूट गया होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इकरस से कहता है कि जब तक हमारा घर नहीं बन जाता है तब तक हम एक काम करते हैं, हम सुगासा के यहाँ रहने के लिए चले जाते हैं। इस आइडिया को सुन के वो लोग तुरंत के तुरंत सुगासा के घर पे पहुंच जाते हैं, जो कि खुद एक जंगल में रहा करता था। यहाँ पर वो सुगासा से रहने के लिए पूछते हैं तो सुगासा कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी जान की सुरक्षा खुद करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर आते रहते हैं। वो इतना कह ही पाता है कि तभी इकरस और तोमोकी के पीछे एक भालू आ जाता है, जिसे देख के तोमोकी की फट जाती है और वो चिल्लाने लगता है। इसीलिए सुगासा उन लोगों की रक्षा करने के लिए उस भालू से लड़ने लगता है और यहाँ पर भालू के छोटे छोटे बच्चे तोमोकी और इकरस को लॉलीपॉप समझ के चूस रहे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खतरा देखने के बाद तोमोकी और इकरस मित्सुकी के घर पे पहुँच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं। यहाँ पर मित्सुकी तोमोकी के ठरकपन की वजह से उसे साफ साफ मना कर देती है। इस पे तोमोकी बहुत ज्यादा ही रोने लगता है। तभी वहाँ पर उन लोगों की एक और दोस्त आ जाती है जिसका नाम सात्सुकी होता है। यहाँ पर सात्सुकी उनसे पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो तोमोकी कल की घटना के बारे में सात्सुकी को सब कुछ बता देता है और कहता है कि इसीलिए मैं हर जगह अपना ठिकाना ढूंढता फिर रहा हूँ। इस चीज को सुन के सात्सुकी उससे कहती है कि ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए, मैं तुम्हें अपने घर पे रखूंगी जितना दिन चाहो। उसकी ये बात सुन के मित्सुकी और तोमोकी झट से हाथ ऊपर कर देते हैं, क्योंकि सात्सुकी की फैमिली उस टाउन की सबसे अमीर फैमिली होती है। लेकिन यहाँ पर सुगासा बहाना बना के अपने घर की ओर निकल लेता है, लेकिन तोमोकी उसे जबरदस्ती खींचते हुए सात्सुकी के घर ले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग सात्सुकी के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उनके नौकर से ज्यादा तो वहाँ पर उनके बॉडीगार्ड्स हैं। इसे देख के मित्सुकी और तोमोकी डर के मारे कांपने लगते हैं। फिर हमें सात्सुकी के फादर को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों का स्वागत करते हुए कहते हैं कि तुम लोग सात्सुकी के फ्रेंड हो, तुम चाहो तो यहाँ पर कितने दिन भी रह सकते हो, लेकिन तुम लोग यहाँ के रूल को मत तोड़ना, वरना ये बॉडीगार्ड तुम्हें तोड़ देंगे। वो इतना कह ही रहे होते हैं कि तभी इकरस उनके पास आती है और उनके सर को तरबूज समझ के दबाने लगती है। इस चीज को देख के वहाँ पर खड़े बॉडीगार्ड इकरस के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तभी तोमोकी इकरस के पास जाता है और उसे वापस से लेके आता है और फिर उससे माफी मंगवाने लगता है, लेकिन सात्सुकी के फादर उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे ये अच्छा लगा, ये लड़की भी अच्छी है, मेरे कमरे में भिजवा देना और तुम चाहो तो यहाँ पर कितने दिन भी रह सकते हो। अबे अंकल तो साला ठरकी निकला। इसके बाद उन लोगों की अच्छी खासी खातिरदारी की जाती है, उन लोगों को भाइन पिलाई जाती है। यहाँ पर भाइन तोमोकी को कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती है और वो नशे में धुत होके सात्सुकी के फैमिली हॉट स्प्रिंग में घुस जाता है, जहाँ पर सात्सुकी बिना कपड़ों के नहा रही होती है। बिना कपड़ों के सात्सुकी को नहाते हुए देख के हमारा बंदा फुल पानी पानी हो जाता है और उसका नशा भी उतर जाता है। तभी सात्सुकी उसके पास आती है और उससे कहती है, तुम बहुत ज्यादा ही गलत जगह आ गए हो, तुम्हें जल्दी करनी होगी वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। ये सुनते ही वो चौंक जाता है और तभी वहाँ पर अलार्म बज जाता है। तभी तोमोकी वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे बॉडीगार्ड उसकी तरफ बंदूक लेके आ रहे हैं, तो वो डर के मारे वहाँ पर लंगोट संभालते हुए भाग जाता है। लेकिन कुछ देर में वो बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर तोमोकी सात्सुकी के फादर से माफी मांगने लगता है कि वो नहीं चाहता था कि वो सात्सुकी को नहाते हुए देखे, लेकिन वो गलती से पहुंच गया। लेकिन सात्सुकी के पापा का यहाँ पर प्लान कुछ और होता है। वो उससे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को कितना भी नहाते हुए देखो, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात की आ रही है कि मैंने तुमसे कहा था कि इकरस को मेरे कमरे में भेजना, मुझे बात करनी है, लेकिन तुमने नहीं भेजा, तो अब तुम मारे जाओगे। तभी वहाँ पर एक बंदा तोमोकी के ऊपर तलवार ताने होता है और वो उसको मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर इकरस आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ के मरोड़ देती है और वो चमकने भी लगती है। इसे देख के तोमोकी समझ जाता है कि अगर मैंने अभी इसे नहीं रोका
तो ये इनके पूरे क्लैन को ही खत्म कर डालेगी। तो तोमोकी इकरस से रुकने के लिए कहता है। इसे सुन के इकरस रुक जाती है। फिर तोमोकी सात्सुकी के फादर से माफी मांगता है और कहता है कि आज इकरस ने जो भी किया वो सब मुझे बचाने के लिए किया, इसीलिए आप उसे सजा मत दीजिए। लेकिन यहाँ पर सात्सुकी के फादर इकरस की पावर को देख के खुद बहुत ज्यादा ही हैरान होते हैं और वो उससे कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी क्लैन में हमसे ज्यादा ताकतवर लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है, इसीलिए हम तुम्हें माफ करते हैं। फिर अगले दिन इकरस और तोमोकी अपने घर वापस जाते हैं, जहाँ पर वो अपने घर को देख के बहुत ज्यादा ही हैरान होते हैं क्योंकि उनका घर वापस से वैसा का वैसा ही बन चुका होता है। तभी वहाँ पर सात्सुकी के डैड अपने सारे बॉडीगार्ड्स को लेके आ जाते हैं और इकरस से कहते हैं ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। इसे सुन के इकरस बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और सात्सुकी के डैड के सर पे हाथ फिराने लगती है, जिससे कि उन्हें बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। और तोमोकी को देखते हैं जो कि मित्सुकी के दूध की बनी हुई चाय का लुत्फ उठा रहा होता है। वहीं पर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम निम्प होता है और वो भी इकरस की तरह एक एंजल होती है और वो दिन दहाड़े तोमोकी के घर में घुस आती है। इस बात पर तोमोकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो इकरस से कहता है कि क्या ये तुम्हारी दोस्त है, और अगर ये तुम्हारी दोस्त है तो इसे घर से जल्दी भगाओ क्योंकि इसने मेरे 1 महीने का खाना एक बार में ही खत्म कर दिया है। इस पे इकरस कहती है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। ये सुनने के बाद तोमोकी इकरस से कहता है कि मुझे नहीं पता, ये तुम्हारी तरह दिखती है, तुम्हें इसे भगाना होगा। तभी हमें तोमोकी के घर के बाहर मित्सुकी को दिखाया जाता है जो कि तोमोकी को बीच में घूमने जाने के लिए बुलाने आई होती है, इसीलिए वो लोग एक मेट्रो पकड़ के बीच के लिए निकल जाते हैं। इधर हमें पता चलता है कि ये जो बीच का प्लान था हकीकत में मित्सुकी का होता है ताकि वो तोमोकी के साथ अच्छा खासा टाइम बिता सके, लेकिन उसका ये प्लान चौपट हो जाता है क्योंकि उसके साथ उनके सारे दोस्त आ जाते हैं। यहाँ पर तोमोकी निम्ब को भी अपने साथ लाया होता है, जिसे देख के मित्सुकी उससे पूछती है क्या तुम इकरस की बहन हो, जिस पर वो कहती है कि मैं इकरस की बहन नहीं हूँ, मैं उसकी सक्सेसर हूँ। इस चीज को सुन के सात्सुकी उससे कहते हैं कि आहा तभी तो तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, कोई भी तुम दोनों को देख के धोखा खा जाएगा। फिर इन लोगों के बीच में बातें होने लगती हैं। फिर कुछ देर बाद वो लोग बीच तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को 2 पीस पहने हुए देख के हमारे बंदे के अरमान खड़े होने लग जाते हैं और वो नाचने लगता है। तभी वहाँ पर मित्सुकी और उसकी पलटन आ जाती है जिसने भी 2 पीस पहना होता है और उनके बलून साफ साफ दिख रहे होते हैं जिन्हें देख के तोमोकी के धुएं उड़ जाते हैं। फिर सात्सुकी उन लोगों को एक जगह दिखाती है जो कि उसने पर्सनली उन लोगों के लिए बुक करके रखी होती है। इसके बाद वो लोग बीच में वॉलीबॉल खेलते हैं। यहाँ पर ठरकी तोमोकी की नजर उछलते हुए वॉलीबॉल की जगह उछलते हुए बलून्स पे होती है। इस चीज को मित्सुकी नोटिस कर लेती है और तोमोकी से कहती है कि आखिर तुम मुझे इतनी प्यासी निगाहों से क्यों देख रहे हो। इस पे तोमोकी उससे कहता है कि तुम्हारे बलून्स इतने उड़ रहे थे तो मुझे लगा कि कहीं उसे संभालना न पड़ जाए। इतने वाहियात जवाब सुनने के बाद निप उसके मुंह पे एक वॉलीबॉल फेंक के मार देती है जिससे कि वो दूर जाके गिरता है। इधर दूसरी तरफ हम सुगासा को देखते हैं जो कि फूड ईटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर एक प्लेट नहीं खा पाते हैं। हमारा सुगासा 12-12 प्लेट जंगलियों की तरह हपक जाता है। फिर वापस से हमें तोमोकी और मित्सुकी को दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुकी तोमोकी से बोटिंग पे चलने के लिए कहती है जिस पर वो मान जाता है। फिर हमें इकरस को दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर मछलियों के साथ खेल रही होती है। इस चीज को तोमोकी देख लेता है और वो सोचता है कि इकरस पानी में डूब रही है तो वो उसे बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन वो खुद भी डूब जाता है और इकरस को उसे खुद बचाना पड़ता है। यहाँ पर तोमोकी इकरस से पूछता है कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, मुझे लगा तुम डूब रही हो तभी मैं तुम्हें बचाने गया था। इस पे इकरस कहती है कि मैं तो एक एंजल हूँ ना, इसलिए मैं डूब ही नहीं सकती हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे तैरना ही नहीं आता है। तो हमारा ठरकी तोमोकी सोचने लगता है कि ये अच्छा मौका है उसे स्विमिंग सिखाने का और मजे लेने का। और फिर हम देखते हैं कि तोमोकी यहाँ पर इकरस को स्विमिंग सिखाने लगता है। तभी वहाँ पर मित्सुकी बोट लेके आ जाती है और वो देखती है कि तोमोकी तो इकरस के साथ बिजी है। इसे देख के वो उदास हो जाती है और वो अकेले ही बोटिंग के लिए निकल जाती है। यहाँ पर वो अपने ख्यालों में इतनी खोई होती है कि वो कब बीच समुद्र में पहुंच जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। तभी वो देखती है कि उसकी पतवार पानी में गिर चुकी है तो वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। इस चीज को तोमोकी और उसके सारे दोस्त देख लेते हैं तो तोमोकी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वो कितना भी जल्दी तैरता वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसीलिए निप अपनी पावर्स का यूज करके उसे हवा में उड़ा ले जाती है और वो लोग मित्सुकी को बचा लेते हैं। फिर तोमोकी उसे वापस से किनारे पे ले आता है और उससे कहता है कि मित्सुकी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्रति थोड़ा सा लापरवाह हो गया था और आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तोमोकी के मुंह से इतने अच्छे शब्द सुन के मित्सुकी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, पर तोमोकी को अभी वादा किए हुए 5 मिनट भी नहीं होते हैं कि वो इकरस को स्विमिंग सिखाने चला जाता है। इस चीज को देख के
मित्सुकी का दिमाग फिर जाता है और वो अपना चाता लोड करके तोमोकी के ऊपर अटैक कर देती है। फिर तोमोकी इतना मार खाने के बाद वहीं के रिसोर्ट में आराम करता है और अगले दिन सब लोग ट्रेन पकड़ के अपने अपने घर आ जाते हैं। फिर घर पहुंचने के बाद तोमोकी और मित्सुकी स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर तोमोकी स्कूल जाने से पहले इकरस से घर का ध्यान रखने को कहता है। तभी निम्प उससे पूछती है कि आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता है कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं और तुम लोग कुछ भी हो जाए हमारा पीछा नहीं करोगे। इस पर इकरस और निम्प उन लोगों से वादा करते हैं कि उनके पीछे वो नहीं आएंगे, पर उन लोगों को स्कूल जाते हुए देख के इकरस का भी मन स्कूल जाने को करता है, लेकिन उसने तोमोकी से वादा किया था कि वो स्कूल नहीं आएगी। इसी बात को लेकर वो उदास बैठी होती है। उसे यूं उदास देख के निम्प से रहा नहीं जाता और वो उससे कहते हैं कि इकरस हम लोग स्कूल जाएंगे, मेरे पास एक आइडिया है। फिर हमें स्कूल की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर तोमोकी के टीचर इकरस और निम्प को न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट्स की तरह इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। उन्हें देख के तोमोकी और मित्सुकी का मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि वो तो जानते हैं कि ये कोई ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं, एक एंजल है। फिर निम्प और इकरस तोमोकी के पीछे वाली सीट में जाके बैठ जाते हैं, पर इकरस और निम्प को देख के तोमोकी अपना सर नीचे छुपा लेते हैं ताकि वो लोग उसे पहचान ना पाए। यहाँ पर इकरस और निम्प अपना जैकेट उतार देते हैं जिससे कि उनके पंख साफ साफ दिख रहे होते हैं। उनके पंख को देख के यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद इन लोगों ने फैशन के लिए इन पंख को लगा के रखा है। इसके बाद इकरस तोमोकी से पूछती है कि आप कैसे हो मास्टर, लेकिन तोमोकी उनके कोई भी सवालों का जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं इनके सवालों का जवाब नहीं दूंगा तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मैं इकरस को जानता हूँ। पर वो अपने आप को ज्यादा देर नहीं संभाल पाता है और निम्प और इकरस को पकड़ के क्लासरूम से बाहर की ओर दौड़ता है और एक खाली जगह पर ले आता है। वहाँ पर आके वो उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरे पीछे यहाँ तक नहीं आओगी। इस पे निम्प कहते हैं कि हमने अपना वादा नहीं तोड़ा है, हम आपके पीछे नहीं आए हैं, हम तो स्कूल आए हैं। यह सुन के तोमोकी उनसे बोलता है कि ये दोनों बात तो एक ही है ना, मेरा पीछा करके स्कूल आना या मेरा पीछा ना करके स्कूल आना, ये दोनों बात तो एक ही है ना। तभी सुगासा उसे रोकते हुए कहता है कि तुम ही कहते हो ना कि इकरस को अपनी जिंदगी खुल के जीनी चाहिए, तो तुम ही उस पे पाबंदी क्यों लगा रहे हो। अगर उसका मन है स्कूल आने का तो उसे आने दो ना। इन सब चीजों को सुन के तोमोकी को अपनी गलती पर एहसास होता है और वो इकरस को स्कूल में आने के लिए अलाउ कर देता है। और फिर वो लोग अपनी ज्योग्राफी की क्लास अटेंड करते हैं, जहाँ पर मित्सुकी ने अपने ज्योग्राफी के नोट्स बना लिए होते हैं। तो वो इकरस के पास जाती है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो देखते हैं कि इकरस ने तो उससे भी बढ़िया तरीके के नोट्स बना लिए होते हैं, जिसे देख के मित्सुकी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अपनी सीट पे आके वापस से बैठ जाती है। उसके बाद उन लोगों की कुकिंग क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पर मित्सुकी सोच रही होती है कि अब की बार तो मैं इकरस को कुछ ना कुछ तो सिखा ही दूंगी। लेकिन यहाँ पर इकरस खाना बनाना स्टार्ट करती है और वो एक मास्टर शेफ की तरह खाना बना रही होती है, जिसे देख के सारे बच्चे बहुत ज्यादा ही हैरान होते हैं। और इधर हमारी मित्सुकी अपने हाथों में जला हुआ ऑमलेट लेके खड़ी होती है। फिर उन लोगों की साइंस क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पर उनके टीचर उनसे बोलते हैं, आज तक तुम लोगों ने टीचर से तो बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन आज तुम एक स्टूडेंट से सीखोगे। ये कह के वो इकरस को अपने पास बुला लेते हैं और उससे कहते हैं कि आज तुम एक्सपेरिमेंट कराओगे, तुम चाहो तो इनमें से किसी भी कैंडिडेट को अपने पास बुला सकती हो। तो इकरस उन बच्चों में से सिर्फ एक ही इंसान को जानती थी, जो था तोमोकी। तो वो उसी को बुला लेती है। अपना नाम सुन के तोमोकी की डर के मारे बुरी तरीके से फट जाती है, फिर भी वो हिम्मत जुटा के उसके पास पहुंच जाता है। तो इकरस अपनी क्लास की खिड़की खोल के तोमोकी से बाहर कूद के उड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उनके परियों के स्कूल में इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट कराया जाता था। इस बात को सुन के तोमोकी की फट के 64 हो जाती है। तभी इकरस उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, मास्टर मुझ पर भरोसा रखिए, हमारे परियों के स्कूल में भी लोग ऐसे ही डरा करते थे, लेकिन जब उन्हें अपने ऊपर भरोसा हुआ तो वो भी उड़ने लग गए। और इकरस के मुंह से इतनी हैवी मोटिवेशन लाइन सुन के हमारा बंदा भी फुल ऑफ मोटिवेट हो जाता है और सारे बंदे भी उसे चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं। अब हमारा बंदा तैयार हो जाता है, तो सुगासा उसे उड़ने के लिए एक गैजेट देता है पंख वाला, जिसे कि पहन के तोमोकी तैयार हो जाता है और खिड़की पे खड़े होकर सोचने लगता है कि मुझे भरोसा है, मैं उड़ सकता हूँ। और ये कह के वो खिड़की से कूद जाता है, पर अगले ही पल पे वो हवा से डायरेक्ट नीचे गिरता है, जिससे कि उसकी 65 हड्डियां पूरी की पूरी टूट जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे अपने घर पे देखते हैं, जहाँ पर इकरस उससे इस हरकत के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी, अब मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए। उसका इतना उदास चेहरा देख के तोमोकी उससे कहता है कि नहीं, तुमने गड़बड़ तो की है, लेकिन तुम स्कूल जाओगी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन इकरस, निम्प, तोमोकी
और मित्सुकी साथ में स्कूल जाते हैं। तो इसी के साथ ये एनिमे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिस्क उठा के इस चैनल पे इची एनिमे लाता हूँ, जिसकी वजह से आने वाले कल में मेरे चैनल के साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे यही चाहता हूँ कि प्लीज मेरा एक सेकंड चैनल है जिसे कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। फ्यूचर में आके मैं उसमें भी वीडियो डालूंगा। तो आपका बस इतना ही सपोर्ट चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।